नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, जहां घमासान मचा हुआ है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल जरूर है, ये रियलिटी शो है या फैमिली ड्रामा। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके की छवि मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी की रही है, उसे बाहर निकालने की कोशिश अखिलेश यादव ने बहुत की, लेकिन वो इस काम को कर नहीं पाए। यहां पर एक और स्ट्रेटेजी सामने आ रही है मुलायम सिंह यादव की, वो ये, उनके बारे में कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव क्लीन इमेज रखना चाहते हैं अखिलेश यादव की, लेकिन साथ ही साथ अपने उन तमाम लोगों को भी संभालना चाहते हैं जो सरकार बनाने में उन्हें मदद कर सकते हैं, जिनमें शिवपाल यादव का भी नाम है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में और आगे आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर सबके सामने आ सकती है। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में राज कर रही समाजवादी पार्टी की उठापटक असली है या फिर अगले चुनाव की तैयारी? इसकी तस्वीर परिवार की लखनऊ मीटिंग के बाद ही कुछ साफ होगा। अभी तक दो ध्रुवों के बीच मुलायम सिंह यादव केंद्र बने हुए हैं। ऊपरी तौर पर यह दिख रहा है कि सीएम अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव के भ्रष्टाचारी चेहरे को साफ करने की कोशिश की है। कद छोटा कर दागदार मंत्रियों और अफसरों को हटाकर नाराज चाचा को नेताजी ने यूपी की कमान थमाकर मना लिया। अब शिवपाल चाहे जिसे पार्टी के अंदर लाएं, इससे अखिलेश और नेताजी की इमेज डैमेज नहीं होगी, क्योंकि फैसले तो शिवपाल लेंगे। यानी अखिलेश और मुलायम समेत पूरी समाजवादी पार्टी पर गुंडों का संरक्षक बनने का जो ठप्पा लगा था, अब वो ध्यान सिमटकर शिवपाल के चेहरे तक सीमित रह जाएगा। इतिहास गवाह है, महाभारत काल के धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह नहीं त्याग पाए थे। मुलायम सिंह तो कलयुग के नेता हैं, लिहाजा अखिलेश को पूरी तरह दरकिनार करना मुलायम के लिए असंभव है। हां, तो वो जरूर चाहेंगे भाई रोड़ा न बनकर उनके बेटे के संरक्षक बने। दूसरी तरफ विद्रोह कर पूरी तरह अलग हो जाना शिवपाल यादव के बूते की बात भी नहीं है। अगर वो समाजवादी पार्टी से अलग होते हैं तो एक नई और कामयाब पार्टी खड़ी करने के लिए जो संसाधन और छवि चाहिए, उसका खासतौर पर शिवपाल के पास टोटा है। इस हालात में मुलायम की तरह शिवपाल भी अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित बना लेना चाहते हैं। एक बात जो साफ है वो ये कि अमर सिंह का पार्टी में दाखिल होना और चाचा भतीजे की लड़ाई का सार्वजनिक होना महज संयोग नहीं है। अखिलेश यादव ने खुलेआम बोल दिया है कि परिवार में बाहरी लोग दखल दे रहे हैं, लिहाजा बदलाव किए जा रहे हैं। राजनीति में वो चाल चली जा सकती है जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए गरमाया माहौल वाकई में गर्म है या फिर इसकी तसल्ली से स्क्रिप्ट लिखकर जनता के सामने ड्रामा किया जा रहा है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच उड़ती हुई अफवाहों में एक जिक्र यह भी है कि एक बार फिर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी थाम सकते हैं और अखिलेश को पार्टी की केंद्रीय कमान सौंपी जा सकती है। हकीकत क्या है, बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो तमाम चीजें एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि आखिर आखिरी तस्वीर किस तरह की होगी। कोशिशें लगातार जारी हैं कि जिस तरीके से कुनबे के बीच में आपसी लड़ाई छिड़ी हुई है, उसे किसी तरीके से संभाल लिया जाए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी, एनालिस्ट भी, जो बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, चाहते क्या है ये राजनेता। क्योंकि राजनीति के बारे में कहा जाता है कि जहां ये राजनेता सोचना शुरू करते हैं, वहां आम इंसानों की सोच खत्म हो चुकी होती है। हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए लखनऊ से, उनसे हम बात करेंगे। रजत, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या अपडेट है इस खबर में अभी? रजत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, रजत से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से, जो तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुरेश चंद्रा हैं जो कि बीएसपी से हैं, संदीप दुबे हैं बीजेपी से हैं, और संदीप द्विवेदी भी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे करूंगी संदीप द्विवेदी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल, और खास तौर से जो सरकार चला रही है पार्टी वो, और उनके आपस में ही जो झगड़े हैं, उसे किस तरीके से देखा जाए?
देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर आप अंदरूनी हालत देखिए तो समाजवादी पार्टी आज बहुत बड़े अंतर्कलह से जूझ रही है। कहीं ना कहीं उस परिवार में एक जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच में एक जो पार्टी को टेक ओवर करने की जो राजनीति चल रही है, उसको लेके मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह जी इसको बहुत ज्यादा अब संभाल पाएंगे जी। क्योंकि अब जो तीर है वो काफी आगे निकल गया। जब इन्होंने अखिलेश को सीएम बनाया तब तो कहीं ना कहीं शिवपाल को ये संभालने में तत्पर रहे और उन्होंने कहीं ना कहीं शिवपाल को और आजम खां को मना भी लिया जी। लेकिन अब क्योंकि इन्हें पता है कि 2017 में इनकी सरकार बननी नहीं है, तो इनका जो टारगेट है वो 2022 का है कि 2022 अच्छा, में इनको पता है कि नहीं पार्टी बननी है को सरकार। हाँ, फैक्ट है, समाजवादी पार्टी का हर नेता जानता है। इवन आजम खां उनके सबसे फेमस नेता हैं, वो भी कह चुके हैं कि हमारी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। तो क्या उनका इंडिकेशन क्या मानेंगे, हम यही मानेंगे। तो कहीं ना कहीं अब लड़ाई ये है कि अब समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह जी का देखो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि 2022 के इलेक्शन में कहीं इस तरीके से वो रह पाए। तो लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में समय वर्चस्व की लड़ाई है और कहीं ना कहीं अपने लोगों को लॉबी में शिफ्ट करने की लड़ाई है। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव ने जो 4-4.5 साल का अभी तक शासन रहा है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा शासन रहा है। इसलिए रहा है क्योंकि उनकी चली नहीं और उनके जो डिसीजन हुए वो ठीक ठाक हुए। भाई, इसके पहले जो 4 मुख्यमंत्री थे, निर्णय सब उन्होंने लिए। उन 4 मुख्यमंत्रियों के जो डिसीजन थे वो सब क्राइम के लोगों के, आजम खां देखिए पूरा क्राइम की लॉबी इनसे नजदीकियां हैं। आप शिवपाल यादव को देखिए, पूरा क्राइम लॉबी के लोग इनके साथ रहते हैं। तो वो लोग जो हावी हुए उसकी वजह से कहीं ना कहीं यूपी में क्राइम बढ़ा और उस क्राइम का ठीकरा इन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर फोड़ने की कोशिश की क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। तो अब अखिलेश यादव ने जो गलतियां नहीं की वो उसकी जिम्मेदारी क्यों लें, और इसीलिए वो पार्टी की छवि सुधारने के लिए कड़े डिसीजन लेना चाह रहे हैं। और कड़े डिसीजन के चक्कर में कहीं ना कहीं शिवपाल जी को ये लग रहा है कि अगर इस तरीके से डिसीजन लेंगे तो एक दिन ये हमें भी बाहर कर देंगे, जिस तरीके से अंसारी बंधुओं के विलय पे इतना ज्यादा राजनीति हुई। तो वर्चस्व की लड़ाई की वजह से ये अंदरूनी कलह समाजवादी पार्टी में हावी हो रहा है। वर्चस्व की लड़ाई की भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ अपडेट्स ले लें। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत मिश्रा जुड़ गए हैं। रजत, जानना चाहेंगे फिलहाल क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? जी देखिए शशि, कल जिस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की बात लखनऊ में हो रही थी वो कैंसिल हो चुकी है। अब कोई भी पार्लियामेंट की बैठक कल नहीं होगी। जो शिवपाल सिंह यादव को आज मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में रोका है वो दिल्ली में ही रुकेंगे। कल प्रोफेसर रामगोपाल यादव लखनऊ पहुंचेंगे और वो लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव से बात करेंगे और जो मनमुटाव दोनों के बीच में बना हुआ है उसको खत्म करने की कोशिश प्रोफेसर रामगोपाल यादव के द्वारा की जाएगी। शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव लखनऊ पहुंच सकते हैं, जिसके बाद शनिवार को ये संभव है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जाए जिसमें बाकी सारी चीजों को तय किया जाए। तो फिलहाल जो अपडेट निकल के आ रहा है उसके हिसाब से कल होने वाले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कैंसिल हो चुकी है और शुक्रवार या शनिवार किसी भी एक दिन में अब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक लखनऊ में हो सकती है। रजत, हमें ये भी बताएं कि अब आखिर बहुत मुश्किल कड़ी कौन है जिसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है मुलायम सिंह यादव के लिए? देखिए सोचिए, सबसे ज्यादा मुश्किल कड़ी अखिलेश यादव है क्योंकि जिस तरीके के निर्णय उन्होंने लगातार लिए हैं और ये बात आज उन्होंने स्पष्ट भी कर दी कि उनके हर निर्णय के पीछे मुलायम सिंह यादव का समर्थन था। क्योंकि उन्होंने आज जो लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके हर निर्णय से मुलायम सिंह यादव वाकिफ थे और उनकी जानकारी में सारे निर्णय हुए हैं। तो जिसके बाद अब उनके ऊपर इस बात का आरोप लगाना कि उनकी बेरुखी की वजह से सारी चीजें घटनाक्रम घटित हुआ है, सारी चीजें बिगड़ी है, यह आरोप अब अखिलेश यादव अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद लगातार वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहे हैं और सारी चीजों को, सारी आरोपों का जवाब भी लगातार वो दे रहे हैं। तो सबसे मुश्किल अखिलेश यादव के लिए अखिलेश यादव बन रहे हैं क्योंकि शिवपाल को तो किसी न किसी तरीके से मुलायम सिंह यादव समझा लेंगे, बुझा लेंगे या फिर उनके जितने भी विभाग उनसे वापस लिए गए हैं उन सारे विभागों को वापस करने के साथ साथ कुछ 1-2 महत्वपूर्ण विभाग और उनको दे दिया जाए जिसके बाद उनकी कैबिनेट में और मंत्रिमंडल में फिर से सही तरीके से वापसी हो सके। लेकिन अखिलेश यादव के लिए अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं या शिवपाल सिंह यादव के विभाग वापस किए जाते हैं और अखिलेश यादव के पास जो महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह विभाग है अगर वो उनसे लेकर उनको दिया जाता है तो वो अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी क्योंकि उनके लिए इस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। तो अखिलेश यादव बहुत बड़ी मुश्किल है मुलायम सिंह यादव के लिए और उन्हीं को समझाने बुझाने की कोशिश वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए रामगोपाल यादव को कल लखनऊ भेजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत मिश्रा, तमाम जानकारी के लिए, आपका तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको अखिलेश यादव का बयान जरा सुनवाएं कि किस तरीके से बाहरी व्यक्ति पर उन्होंने निशाना साधा और आप समझ सकते हैं कि बाहरी व्यक्ति उन्होंने किसके लिए कहा। शिवपाल जी ने वहां पर कभी ज्वाइंट फैमिली की चर्चा करते थे तो आपके परिवार का जिक्र करते थे, भाई सीखो परिवार से क्या स्थिति बदल रही है। अच्छा आपको कहां से लग रहा परिवार में झगड़ा? अच्छा, परिवार में झगड़ा आपको कहां से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। शिवपाल जी ने ये सरकार की बात की पर सवाल कर रहे हैं आप, घर की बात पर सवाल नहीं कर रहे, घर की बात की। अच्छा, कौन नहीं नेताजी की बात मानेगा? और जहां तक सवाल है तो क्या ये माना गया कि मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये कहता
सवाल आपसे पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो आप सवाल। और अखबारों में तो नहीं पढ़ा मैंने, टीवी पे तो देखा मैंने। जो घटनाक्रम है मैं समझता हूं लोक निर्माण मंत्री जी को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे थे। अगर घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। जहां तक मैं समझता हूं परिवार की बात है, परिवार में नेताजी का सब कहना मानते और सब कहना माने, और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम किया। कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिए जाते हैं, तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए और कुछ मैंने अपने आप भी लिए। तो स्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि किस तरीके से जवाब देना है। बहुत ही मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया। बाहरी व्यक्ति की जिस तरह से उन्होंने बात की वो कोई और नहीं, अमर सिंह पर ही उनका निशाना था। और अमर सिंह ने किस तरीके से जवाब दिया इसके बाद जरा वो भी सुन लीजिए आप। अखिलेश ने मेरा नाम नहीं लिया। अगर मैं बाहरी व्यक्ति हूँ तो उनका विवाह उनके पिता ने नहीं मैंने करवाया। दिल्ली का उनके विवाह का रिसेप्शन पूरा मैंने आयोजित किया, लखनऊ का मैंने आयोजित किया। उनको साथ लेकर के ऑस्ट्रेलिया पढ़ाने ले गया। मुझे नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश से मेरा रिश्ता ऐसा है कि वो हमारे बच्चे की तरह है। अगर वो मुझे बार बार मारेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, बेटा तुम्हारे हाथ में कहीं चोट तो नहीं लगी। समस्या लोगों को यह है कि मुलायम सिंह अमर सिंह को इतना प्यार क्यों करते हैं। अब इस समस्या का निराकरण तो मुलायम सिंह जी के पास ही है कि वो मुझसे घृणा करने लगे। अब वो मुझे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, इसका मेरे पास कोई निदान नहीं। चलिए, इसका निदान जानने की कोशिश हम अपने पैनलिस्ट लोगों से करेंगे, साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी की राजनीति में हो क्या रहा है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अजय वर्मा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है अजय वर्मा जी। मैं अब सुभाष चंद्र आपसे जवाब लेना चाहूंगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति और खास तौर से अभी जो हाल फिलहाल में तमाम घटनाएं हैं, इसे बीएसपी किस नजर से देख रही है? आप मेरे से बात बिल्कुल। कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो रही है और ये उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में है जी। अगर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हम दिल्ली देख लें और पूरे देश को देख लें तो वहाँ पर भी जो बीजेपी और आप वाले भी यही काम कर रहे हैं कि आपस में उस तरह का लड़ाई झगड़ा करना, काम कुछ नहीं करना। और ये बिल्कुल मैं पत्रकार जी बैठे हैं उनकी बात से सहमत हूँ और ज्योतिष का भी पूरा ज्ञान है जी कि 2017 में इनकी सरकार नहीं आनी है और वो भी जानते हैं इस बात को। और उसी तरीके से जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे उस तरह का बिहेव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो इनको अखिलेश जी को अथवा मुलायम जी को अथवा और परिवार वालों को, 5 ही तो ये उधर हैं एक ही परिवार के लोग जी, और इधर भी पूरा सरकार कब्जा कर रखा है। इनको तब दिखाई नहीं देता था, अब 4.5 साल बीत गए, 6 महीने चुनाव के रह गए, तब ये नाटक दिखा रहे हैं। इनको तब याद नहीं आ रहा था कि इनके मिनिस्टर के पास कोई आदमी जाए कोई शिकायत लेकर के तो ये पूछते थे कि किस जाति का है, और जो सिफारिशी जाता था उससे ये कहते थे, अरे भाई तुमको यही मिला है, नहीं इसे ले जाओ और आज के बाद इधर आना नहीं। तब नहीं दिखाई दे रहा था। 4.5 साल का टाइम बर्बाद कर दिया इन्होंने। या आपने बीएसपी की नज़र से बताया कि आप किस तरीके से इस झगड़े को देख रहे हैं। संदीप दुबे, आपने सुना भी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ जो दिल्ली में दिक्कतें हैं वही दिक्कतें उत्तर प्रदेश में भी हैं। बीजेपी से आप हैं तो आप सही तरीके से बता पाएंगे कि ये पार्टी का तो झगड़ा नहीं है, पार्टी के अंदरूनी झगड़े की बात और अंदरूनी कलह की बात फिलहाल हम कर रहे हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में महाभारत की शुरुआत हुई है और किस काल की ये महाभारत है ये आने वाला वक्त बताएगा। सच्चाई ये है कि जब से बीजेपी बढ़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर और उसने मुद्दों पे राजनीति को ले आई है, भ्रष्टाचार के मुद्दों
पे, आप लोग हंसने लगा, अजय वर्मा जी हंस रहे हैं, नहीं, मुझे भी वहाँ हंसी आई, बेरोजगारी के मुद्दे पे, वहाँ के जब मुद्दों पे राजनीति आई है तो जितनी भी वहाँ पे राजनीतिक पार्टियां हैं जो जाति के आधार पे या गरीब को गरीब बना के राज कर रही हैं, उनके पेट में इस तरह की समस्याएं आ गई हैं और आज उसी का नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि सपा के अंदर इतनी खलबली है। क्योंकि आने वाले समय में लग रहा, वो चाहे बसपा हो या सपा हो, इन सभी, या कांग्रेस भी हो, क्योंकि कांग्रेस भी आजकल मैदान में, तो उसको भी आप छोड़ नहीं सकते, उन पे भी ध्यान, लेकिन इन सबको देखने के बाद ये चीजें स्पष्ट हो जा रही हैं और ये स्पष्ट है कि जो कुछ सपा के अंदर घटित हो रहा है ये बेहतर सपा के लिए नहीं है और सपा आज डूबती जहाज है और उससे अब उतरने की भी लोग कोशिश करना शुरू हो गए। और जब परिवार में इस तरह की चीजें हो गई हैं तो जग जाहिर है पूरा उत्तर प्रदेश इस चीज को देख रहा है। तो देखिए, जब आप अपनी अच्छी बेहतर सरकार नहीं चला सकते, आप अपने प्रदेश के लोगों को बेहतर शिक्षा नहीं दे सकते, रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप खड़ा नहीं हो सकते और परिवार के लोग ही आपको काम करने से जब रोके तो उस सरकार का भगवान भला करे। और आज वही हो रहा है, अखिलेश जी का भला अब ईश्वर करे, उन्हीं के ऊपर पूरे सपा। बीएसपी तो आपके ऊपर आरोप लगा चुकी है ना कि देखिए, उतरे हुए जहाज से लोगों को, बसपा के आप बारे में सिर्फ रिजेक्टेड यही लोगों को कहूंगा। अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। तुषार जी देखिए, बसपा के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि आप दूसरे पे जो लांछना लगाते हो अपने घर में खुद झांक के देखो। अपना घर तो बचा नहीं पा रहे हो, है ना, अपनी बिल्ली को संभाल नहीं पा रहे हो और दूसरे के छीके पे आप ध्यान लगा के बैठे हुए हो, तो कम से कम अपना घर संभालो, सबसे बड़ी बात यही है। हाँ। यहाँ पे अजय वर्मा जी एक चीज तो माननी पड़ेगी, चलिए कम से कम माना कि आप मैदान में हैं, लड़ाई में आप उत्तर प्रदेश में हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से लगातार हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, जिस तरह की प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, कहीं ये मुद्दों से भटकाव की राजनीति तो नहीं है, कहीं ये मुलायम सिंह यादव की वो राजनीति तो नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो लोगों को बड़ी देर से समझ में आती है। एक तरफ तो उन लोगों को संभालना है जो जिता सकते हैं, जिसमें शिवपाल यादव है या फिर गुंडों की पार्टी जिसकी वजह से कहा जाता है, और एक तरफ उनके बेटे हैं जिनकी इमेज को वो किसी भी तरीके से डैमेज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि क्लीन इमेज के नाम पर ही समाजवादी पार्टी को इस बार भी यूपी का ताज सौंपा गया था। हमारी तेज तर्रार टीवी की उद्घोषिका महोदया, बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ। एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स बार और लब में जी कब किस उद्देश्य से क्या किया जा रहा है, पॉलिटिक्स जोड़ दिया इसमें एक कुछ नहीं नया फ्रेज हो गया जी। पता नहीं कब क्या। और जैसे देखिए, डिबेट होती है, स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए, तकरार भी होती है, करार भी होते हैं, मुद्दे भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है। तो एक छोटा सा, चूंकि टीवी पे बैठे हैं, अभी जैसे संदीप जी की भी, मैंने, हमारे युवा साथी हैं, छोटे भाई हैं, उनकी बात सुनी कि भाई अभी चंद्रा साहब हमारे बुजुर्ग हैं, आप कह रहे थे, विश्लेषण साहब जो कह रहे हैं पार्टी के, 4 लोग सुबह सुबह घूमने गए, एक चिड़िया बोल रही थी, तो कुछ उसने चूची चीची करी, तो एक पहलवान थे, एक सब्जी बेचने वाले थे, एक पंडित जी थे, एक मौलाना थे। तो उन्होंने कहा चिड़िया क्या बोल रही है, तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने ये कह रही है राम सीता लक्ष्मण, उन्होंने कहा नहीं, सब अपने हिसाब से। मौलवी बोले ये कह रही है खुदा तेरी कुदरत, तो सब्जी वाला बोला नहीं नहीं नहीं, ये कह रही है नींबू नारंगी कमरख, तो पहलवान ने बोला अरे तुम बेवकूफ हो, ये कह रही है दंड बैठक कसरत। मतलब उन चारों को अपने अपने हिसाब से चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो संदीप जी की कोई गलती नहीं है, पार्टी के वफादार सिपाही हैं, उभरते हुए नेता हैं बीजेपी के, और दिल्ली में लड़ाई लड़ेंगे आगे आने कल में, तो ये बीजेपी बोलेंगे, चंद्रा साहब अपनी बात कहेंगे, राजनीतिक विश्लेषण निष्पक्ष बात करेंगे। नहीं, मैं सार्वजनिक सारी बात कहूंगा और अपनी तो कहूंगा ही बल से। मुलायम जी, अखिलेश, ये सबसे बड़ा कुनबा है। 20 और 25 के लोग तो घोषित एमएलसी, एमएलए, जिला पंचायत, नगर निगम और कोऑपरेटिव बैंक और डीसीडीएफ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और प्रदेश कमेटी और चेयरमैन और विधान परिषद और विधानसभा में 20-22 तो घोषित हैं, और जो 20 अघोषित जो दिखते नहीं हैं वो और होंगे। तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ा कुनबा है उत्तर प्रदेश में। और जब कुछ भी हो सकता है, जब अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अभी हमारे दोस्त ने कहा फरवरी में शायद डिक्लेयर 4 चरणों में चुनाव फरवरी में होने हैं, अभी सितंबर चल रहा है तो 5 ही महीने रह गए, 6 भी नहीं बचे, और 3 पहले लग जाएगी। तो इन लोगों की कोई भी रणनीति हो सकती है, वरना अखिलेश जी की 7 मुख्यमंत्री होते थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि शिवपाल को उठा के फेंक दें। शिवपाल जी ने पहले भी कहा था कि अगर ज़रा सा भी प्रयास किया गया तो सरकार गिरा दी जाएगी, संकेत दिए थे, और अब उनको अध्यक्ष बना दिया है। अब कह रहे हैं कल पार्लियामेंट में। तो राजनीति में ये कौन सी किस तरह की नीति और रणनीति, उसका कोई आधार नहीं, मूवमेंट नहीं, सिस्टम नहीं, परिभाषा नहीं, परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं नेताजी के दिमाग में क्या चल रहा है। इतना तो तय है कि ये सब कुछ मुलायम सिंह जी के शह पर और उन्हीं की मात पर ये खेल खेला जा रहा है।
4.5 साल गुजर चुके, तब तक तो कोई इन्हें भ्रष्टाचार, तब तक तो इन्हें दीपक इसीलिए सिंघल हम जी बार को बार जब कह रहे हैं पोस्ट कि किया गया था, रियलिटी शो है या फैमिली ड्रामा, तब तक तो इसीलिए हम कह रहे नहीं, हैं दीपक सिंघल जी को जब Scripted मुख्य तो नहीं सचिव है। बनाया गया था तब तो इनको दिख नहीं रहे थे। आज इन्हें प्रतीक यादव, उनकी मम्मी राहुल भटनागर, ये सब एक सुनियोजित सोची समझी रणनीति के तहत कार्यक्रम उत्तर प्रदेश को और विनाश की तरफ ले जाने की तकनीक है। ये तो तय जनता करेगी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की बनेगी या बसपा की बनेगी या किसकी मिलेगी या गठबंधन की बनेगी। बट आज की तारीख में ये स्टेज है कि उत्तर प्रदेश के हित की, विकास की, सड़कों की, गड्ढों की, महिलाओं की सुरक्षा की, सिक्योरिटी की और विकास की जो पार्टी बात करेगी, और प्राथमिकता पर कांग्रेस पार्टी उसमें लगी हुई है। जनहित की समस्याओं पर जनता से जुड़ने के लिए, मूवमेंट को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम करते रहे। संदीप द्विवेदी, सवाल अब इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो हम लगातार कह रहे हैं कि कहीं ये प्लान ड्रामा तो नहीं है, कहीं ये स्क्रिप्टेड पूरी स्टोरी तो नहीं है जो हम सबको नजर आ रही है। ये बात तो सच है, अभी कभी कहा जाता है 3.5 मुख्यमंत्री, कभी कहा जाता है 4.5, अभी अजय वर्मा जी बोले 7.5 मुख्यमंत्री या 7 मुख्यमंत्री। यानी अखिलेश यादव को क्या वो मौका नहीं मिला डिसीजंस लेने का, या फिर अखिलेश यादव भी वही कर रहे थे जो मुलायम सिंह यादव चाहते थे, और ये उन्होंने अपने बयान में कहा भी। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात फैक्ट है कि अखिलेश जी कुर्सी पर जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता चली है वो कुर्सी के पीछे से चली है जी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई को देखिए तो ये लड़ाई केवल ऊपर शीर्ष लेवल पे नहीं है, ये लड़ाई अब रास्ते पर भी आ गई है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी बुंदेलखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जालौन, वहां पे जिला पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन था। वहां पे समाजवादी पार्टी से खुद ही 2 प्रत्याशी थे, एक अखिलेश की लॉबी से था, एक आजम इनका शिवपाल जी की लॉबी से था, और दोनों लॉबियों में इतना ज्यादा कंफ्लिक्ट हुआ कि जब जो पार्टी का घोषित प्रत्याशी था वो हार गया, तो उसके बदले में अखिलेश जी ने 4 लोगों को वहां से सस्पेंड कर दिया। उन्हीं 4 की जो गर्मी थी वो आज यहां तक पहुंची कि शिवपाल जी पार्टी से नाराज हो गए और उन्हें कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी को अध्यक्ष बनाना पड़ा। सीतापुर उन्नाव में भी ऐसा ही था। दूसरी चीज, ये तो समाजवादी पार्टी की कहानी हो गई। दूसरा, एक मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में बीएसपी के उस पर ले जाना चाहूंगा। जिस समय कांसीराम जी स्वास्थ्य के से बहुत अच्छे नहीं थे और बहन जी कहीं ना कहीं पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थी, उस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी आपस में बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ था। इवन यहां तक आरोप लगे कि कांसीराम जी को बहन जी ने पूरा कब्जे में कर रखा है, उन्हें स्लो पॉइजन दे रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, कई तरीके के उन पर आरोप लगे। तो अगर आप यहाँ पे शिवपाल जी को अगर एक परिवार के सदस्य के तौर पर ना देखें, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस समय बीएसपी में पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई थी, पार्टी को अपने कब्जे में लेने की, वही आज अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी में भी कौन पार्टी को टेक ओवर कर सकता है, कौन पार्टी में हावी हो सकता है, वही वर्चस्व की लड़ाई। और जो आपने पहले कहा, मैं आ रही हूं आपके पास भी, सुरेश चंद्र जी मैं जवाब लूंगी, जो आपने कहा पहले भी कि राजनीति में 2022 की जो तैयारी चल रही है उतने एक्टिव मुलायम सिंह यादव न रहे, और शायद इसी वजह से ये तमाम चीजें चल रही हैं, क्योंकि राजनीति में एक्टिव होना भी तो बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मीडिया में खबरें हैं, उनकी शायद तबीयत बहुत ज्यादा सही नहीं रहती और वो ज्यादा मीडिया और पब्लिक के सामने बहुत ज्यादा आते भी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक लिए मुझे रुकना होगा। सुरेश चंद्र इस पे जवाब देना चाहते हैं, जो बीएसपी का आपने जिक्र किया उस पर, लेकिन जवाब लूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। आज हम बात कर रहे हैं कि ये रियलिटी शो है या फैमिली ड्रामा, कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है तमाम चीजें जो हम सबको नजर आ रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद शिवपाल यादव ने क्या कहा, जरा पहले वो सुन लीजिए आप। जो नेताजी ने जिम्मेदारी दी है संगठन की, तो हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, और जो हमने 4 साल में जो हमारी सरकार ने हमने जो भी काम किए वो जनता के बीच में, और उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ है, और जो भी आगे नेताजी जो भी निर्णय लेंगे वो हम नेताजी के साथ हैं, और बखूबी संगठन का काम देखेंगे और जनता के बीच रहेंगे।
तो कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव तो बहुत खुश हैं, बात मान गए हैं मुलायम सिंह यादव की, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रहा है अखिलेश यादव को मनाना और उसी की तैयारियां शुरू की गई हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की तरफ से। अब हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से इसके बाद रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी ने किस तरीके से ड्रामा करार दिया है, सुनिए उनको भी। देखिए, हमें दिखता है जो समाजवादी पार्टी की विदाई की बारात है उसमें कोई दागी है तो कोई बागी है, और इन दागियों और बागियों के बीच में जो सिर फुटबॉल चल रही है उससे जो है वो इन दागियों का ना कुछ भला होने वाला है ना बागियों का। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के कुशासन को विदाई देना है। और अब हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के बाद कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्हें कहेंगे, सत्यव्रत चतुर्वेदी ने क्या कहा। मुलायम सिंह अब एक तरह से भीष्म पितामह हो गए, उनकी अब सुनते भी लोग कम हैं, केवल एक ऊपरी सम्मान बनाए रखते हैं, लेकिन अब वास्तविक उनके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है उनका अपना परिवार। अपने ही दल में ये जो रस्साकशी शुरू हो गई, ये उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। उत्तर प्रदेश की दशा देखते हुए लोगों का मन समाजवादी पार्टी से वैसे ही उखड़ चुका, और फिर ये अंदरूनी सत्ता संघर्ष, वर्चस्व का संघर्ष, ये उनके ताबूत में कहीं आखिरी कील साबित न हो। अजय वर्मा जी, सत्यव्रत चतुर्वेदी तो कुछ और ही कह रहे हैं। हमारे नेता हैं, बुजुर्ग हैं, अपने उनके विचार हैं, और मैं आज भी बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो ये परिस्थिति आ रही है, कुछ भी चीज़ें संभव है। एक आइडिया ये भी हो सकता है, दूसरा आइडिया ये भी हो सकता है। यहाँ मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स, वार और लव में सब कुछ संभव है। क्या है, कैसे है, ये तो ईश्वर जान, गॉड नोज बेटर, या मुलायम सिंह नोज बेटर, या अखिलेश नोज बेटर। लेकिन हम लोग तो अनुमान और आंकड़े ही लगा सकते हैं, अनुमानित ही बता सकते हैं कि संभावनाओं पर ही चला हुआ है। और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि एक बड़ी सीधी सांकड़ी सी बात है कि 4.5 साल, जब करीब 4 साल 7 महीने जब गुजर गए, और 4 अभी भी मैंने आपसे कहा था कि एक अघोषित मुख्यमंत्री, और अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मैं उनको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाने ले गया, मैंने यहाँ रिसेप्शन करा, वो भी अघोषित मुख्यमंत्री हैं, वो भी अघोषित मुख्यमंत्री हैं, घोषित नहीं है। तो मैंने बताया ना कि अब उसको ये तय करा जा रहा है कि किस तरह की रणनीति में इनको लग गया है कि आपकी सीटें 100 के अंदर रहने वाली हैं। मैं सवाल ले किस तरह से ये हालात बदले और किस तरह से अगली पारी खेलने के मूवमेंट, यानी जो अभी संदीप दुबे कह रहे थे कि यहाँ सिर्फ एक ही चीज है कि किस तरीके से पार्टी पर टेक ओवर उसका हो, किस तरीके से पार्टी को नेतृत्व करने वाला, पार्टी को पूरी तरह से अपने अंडर में लिया जा सके। क्या वही कोशिश बीएसपी में जो हुई थी, वही समाजवादी पार्टी में अब नजर आ रही है? देखें, बीएसपी में तो कोई इस तरह का कोशिश हुआ नहीं और कर भी नहीं सकता। मैं उनकी जानकारी में ला देना चाहता हूं, बड़ा स्पष्ट है कि जब कोई मरीज किसी हॉस्पिटल में है जी, आम जनता, आम कार्यकर्ता, जो आम आदमी हैं, वो आदमी जब मेडिकल कोर में कुछ जानता ही नहीं है, तो वो अगर जनाब कांशीराम साहब को देखने जाता है जी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, साहब आप कैसे हो, जबकि डॉक्टर्स की एडवाइस ये है कि इनको आराम करने दो। तो फिर वो आदमी जो साहब के प्रति अपना सम्मान दिखाना चाहता है, क्यों जाए? तो वो तो उनको डिस्टर्ब हो गए इस तरीके से। यानी जो पार्टी के बड़े नेता थे उनको भी जाने से रोक दिया जाना चाहिए था, जो हुआ भी ना, ऐसा एक भी नहीं रुका। कोई आदमी का नाम बताएं कि जो रुका हो। सुनिएगा, पैसा चलता है। नहीं वर्मा जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वर्मा जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मेरी बात सुनिए। सच बताऊं, क्या बहन जी ने फरमान आदेश किया? वर्मा जी मेरी बात सुनिएगा, अगर आप सुन सकते तो सुनाऊं। देखिएगा, मैं सुनूंगा, आपकी भी बात सुनूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब माननीय बहन जी को और बहुत सारे जो आगे जो सीनियर थे हमारे, उन लोगों में जब विश्वसनीयता की बात आई, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो 1 नंबर पर हैं विश्वसनीयता के आधार पर, माननीय बहन जी मान्यवर कांशीराम साहब के विश्वास पात्र थी, राजनीतिक तौर पर सक्षम थी, इसलिए उनको
अपना घोषित किया कि भाई ये जो है मेरा उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकारी घोषित की, ऐसे नहीं हुआ। जिस तरीके से संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं, एक संदीप जी ने बात कही। ये ना अनफोल्ड स्टोरीज है, मतलब जो आप कह रहे हैं आप अपनी तरफ से बता रहे हैं क्योंकि आप बीएसपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सच क्या है ये हम सब जानते हैं, और अगर लोग पढ़ें उन तमाम चीजों को तो सब समझ में आ जाता है। से जुड़े हुए हैं। शशि जी, मैं थोड़ा सा आपको पास में ले जाना चाहूंगा। अगर उसी दौर की आप बात करो, आज अगर आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भी कहीं ना कहीं उसी परिस्थिति में है। हाँ। लेकिन अगर आज कोई उनका वरिष्ठ नेता मिलना चाहता है तो खुलेआम जाके मिलता है। आज तक किसी ने 1% उंगली नहीं उठाई। इवन अन्ना हजारे जी भी आप देखिए बहुत ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन खुलेआम लोग मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्या उस दौर में हुआ कि बहन जी ने सबको मिलने से रोक दिया? संदीप जी सर, और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं सर, सब आईसीयू में नहीं है सर, और अन्ना हजारे जी भी आईसीयू में नहीं है सर। वो कंटिन्यू 3 साल जी बत्रा हॉस्पिटल में कंटिन्यू 3 साल आईसीयू में नहीं रहे। लखनऊ में जब उनकी घर पे परवरिश की गई तभी भी आप बहन जी ने नहीं मिलने दिया। नहीं, लखनऊ का बात ना करें सर, आप सच्चाई को स्वीकार कीजिए सर। और दूसरा मैं आपको एग्जांपल सर, दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जी कितने दिनों तक बत्रा हॉस्पिटल में थे? वहां तो काफी दिन रहे हैं। काफी दिन के बाद लखनऊ पहुंचे ना, जो वो कह रहे हैं। नहीं, उसके बाद तो सीधा हुमायूं रोड दिल्ली। तो दिल्ली में फिर जहाँ डेथ हुआ वो भी जब हॉस्पिटल से ये 3 साल लगातार बत्रा हॉस्पिटल में नहीं थे ना। कौन कहता है सर? लास्ट के 3 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठाएं, कितने दिन चला है? मैं लास्ट के 3 साल की बात कर रही हूँ, आप ही से पूछ रही मैं हूँ। वही बात कह रहा हूँ, जब उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया उसके बाद उनको वहां से बेंगलोर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर किसी भी नेता को न मिलने दिया जाए? अगर उत्तराधिकारी मायावती हो सकती तो कोई और भी हो सकता था, तो मिलने का अधिकार तो बाकी के तमाम लोगों को होना चाहिए था। माननीय बहन जी डिक्लेयर्ड थी। ये हाईजैक करने की, राजगद्दी को कब्जाने की ही तो कोशिश है ना, जो हम समाजवादी पार्टी में भी हम शायद देख रहे हैं। संदीप, आप अपनी बात पूरी करें। सर, मेरा कहने का मतलब ये कि कोई राजगद्दी थोड़ी थी कि डिक्लेयर हो गया वही माना जाएगा। अरे आप आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी ना। क्या उन्होंने कोई बोर्ड नहीं बनाया था? क्या कमेटी में कोई और मेंबर्स नहीं थे? दूसरी चीज, अगर आप उसी दौर को देखिए, उसी दौर पे दैनिक जागरण के काफी सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने बहन जी के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे। उसके 2-3 साल के बाद की बात शायद बात होगी, बहन जी की एक पुत्री को लेकर कि इनकी एक अघोषित पुत्री है जो पब्लिक को पता नहीं है। इन्होंने उनका ऑफिस जलवा दिया था, उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गई थी। क्या आप नहीं मानते उस दौर में बहन जी का पूरा वर्चस्व था और बहन जी पूरा अपने शक्ति प्रदर्शन करती थी? संदीप जी, जब कोई आदमी झूठे आरोप लगाएगा तो आपके ऑफिस तोड़ देंगे, आप उसको सच्चाई प्रूव नहीं करेंगे। माननीय बहन जी ने अगर किसी कार्यकर्ता को ये आदेश किया कि भाई देखो तो जरा उसको दैनिक जागरण वाले को, तब तो आप कह सकते हैं, अन्यथा तो झूठा आरोप नहीं। एक सेकंड संदीप जी, ये एक चीज तो माननी पड़ेगी सुरेश जी, यहाँ पे आप हौसला अफजाई तो करते हैं। राज्यसभा के अंदर इस बार भी हौसला अफजाई मायावती की तरफ से की गई। आपने सुना भी होगा कि क्योंकि मेरे चाहने वाले आक्रोश में थे, इसीलिए दयाशंकर की पत्नी, बहन, बेटी के बारे में इस तरह से अनर्गल बातें की गई। ये तमाम चीजें हुई थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे देवी मानते हैं, ये तक बयान उन्होंने दिया था। ये हौसला अफजाई नहीं है तो और क्या है? कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं है। मूर्तियां लगवाना है किस चीज की परंपरा? सद्दाम हुसैन की तरह। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? क्या बात कर रहे हैं? बताइए जरा। आप वर्मा जी, बताइए किन तो सही। मूर्तियों की बात कर रहे हैं आप? बहन जी की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो क्या हुआ? जिंदा मूर्ति कहीं उसमें सुनी है नुकसान आपने? बताइएगा। आप नहीं, सुनी नुकसान है? ये है इस कि देश की परंपरा, हम उस परंपरा को इस तोड़ देश देना में चाहते हैं। बताइएगा, आप पूजा का फायदा विरोध करते हैं, ध्यान अपनी से मूर्ति सुनिए, लगवाते ध्यान से हैं। सुनिए। आप आप फायदा अपनी लगाइए। पूजा का सच विरोध बात करते है। हैं, अपनी मूर्ति लगा रहे हैं। हाँ, ध्यान से सुनिए। महापुरुषों की मैं मूर्तियां बोल रहा लगती हूं। हैं, भगवान की मूर्तियां मैं लगती आपको हैं, बोल रहा देवी हूं, देवताओं की मूर्तियां हम उस लगती हैं। परंपरा आप को देवी खत्म बनाए कर दे रहे देना हैं। चाहते हैं इस देश की, कि यहाँ पर जब आदमी जिंदा रहता अजय वर्मा है जी। उसको गाली बकी जाती है, उसको ये कहा जाता है कि तेरे कीड़े पड़ेंगे, सड़ेगा, और जैसे मर जाता है उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिख जाता है। देयर इज नो सिंगल पर्सन इन इंडिया हु इज नरकीय। तो हम उस परंपरा को तोड़ देना चाहते हैं कि जब आदमी जिंदा है तभी स्वर्गीय तब उसको मान सम्मान देना चाहिए। स्वर्गीय नहीं, स्वर्गीय नहीं, मान सम्मान देना चाहिए। पूजा का विरोध एक करते हैं। सेकंड, सम्मान देना एक सेकंड, चाहिए। अजय वर्मा जी, आप कह रहे हैं ऐसे नहीं। जिस तरीके से लगातार आप लगातार सुरेश जी आप कह रहे हैं कि नहीं, मूर्तियों को लगवाने से बात तो ये भी है कि जब आप मूर्ति पूजा को मानते नहीं तो मूर्तियां क्यों लगवाई गई? और सम्माननीय है व्यक्ति तो क्या मूर्तियों को लगाने के बाद ही पता चलेगा कि सम्माननीय है? काम बोलेगा। हम जो अंधविश्वास और पाखंड की उनको ये नहीं मानते। किसने कहा कि आप बाबा साहब माने की उस मूर्ति चीज को को? हम मानते हैं। नहीं। तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को हम मानते तो हैं। बाबा साहब का संत जो गाडगे की मूर्ति हम बाबा मानते हैं। बाबा नारायण साहब गुरु के जो की मूर्ति विचार हम थे, जो मानते उनकी हैं। आइडियोलॉजी थी, उनको मानिए ना। छत्रपति मूर्ति को साहब मानने जी से की क्या मूर्ति होगा? हम उसे मानते हैं। एक सेकंड, मूर्ति को मानने से क्या होगा? उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करिए ना, हाँ, उनके वो विचारों करते को रहे, मानिए ना, करते रहे। उसको जमीन पे लेके जाइए ना। देखिएगा, हमारा तो सीधा वो है। और हम तो यहाँ बाबा तक भी साहब कह रहे ने- हैं, संदीप बाबा दुबे। साहब देश ने- उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास और इस बौद्ध देश ने में।
और जहाँ इन्होंने ये डेमोक्रेसी कहा नहीं था है। कि पैसे में टिकट डेमोक्रेसी बेचिए, नहीं है। उन्होंने जहाँ ये कहा था जहाँ उत्तराधिकारी चुना जाता है, जैसा भी आपने कहा है। आप अनुशासन उन्होंने ये संदीप कहा था दुबे कि जी। तानाशाही करिए। एक सेकंड। जो लोग बाबू संदीप दुबे- कुशवाहा अनुशासन में जैसे रहते लोग हैं, हम अनुशासन में संदीप दुबे रहते भी हैं, बहुत देर से इंतजार तो उसे कर आप रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी नहीं नहीं, है। मैंने कब कहा कि अनुशासन में नहीं रहना सुरेश चंद्रा जी? लोकतंत्र को अनुशासन सही में तरह से रहना और अपनी परिभाषित बात अनुशासन में एक रहना ही सेकंड, डेमोक्रेसी है। अपनी बात बनाइए। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, भारत तेरे टुकड़े होंगे होना चाहिए, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं, बात नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो अनुशासन है। हर एक चीज पे एक ही तरह का बात नहीं पैरामीटर रखना लागू चाहिए चाहिए। ना। गलत बात नहीं रखना संदीप चाहिए। द्विवेदी, वो सवाल अब ये अनुशासनहीनता है, होगी, गलत बात को हम ताकत दें। बीजेपी से रिएक्शन ले लेती हूँ। डेमोक्रेसी सच में नजर आती है क्या, या तो परिवार का पूरी तरह से कब्जा होगा किसी पार्टी के ऊपर? हालांकि ज्यादातर पार्टियों में हम यही हाल देख रहे हैं। अगर हम बात बहुजन समाज पार्टी की भी कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की आज हम बात कर रहे हैं, क्या वहां पर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है? क्या मायावती के अलावा आप कुछ 5-10 बड़े नेताओं के नाम मुझे बता सकते हैं? कम से कम मुलायम सिंह की पार्टी में ये नाम तो आप गिना सकते हैं कि हाँ ये परेशान कर रहे हैं, ये और नेता हैं, ये इनके हाथ में ये है। आप मायावती के अलावा कोई और नेता जानते तो हैं? बहुत दूर, दूसरा ही मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। कांग्रेस और ये जो बसपा है, ये दलित विरोधी पार्टी है। ये दलितों के हितैषी नहीं है और ये लोग व्यक्ति पूजा करते हैं। ये इनके यहाँ कोई परंपरा नहीं है कि सब लोग मिलकर सम्मान देना, लोकतंत्र की बेहतर व्यवस्था करें। व्यक्ति दूसरी पूजा बात हो गया, दूसरी सम्मान बात देना। बसपा के साथी सुन लें, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तीन तैसी, तैसी। हाँ। आप लोग ने मान रखा है कि भ्रष्ट जिन्हें आदर्श मानते हैं, दलितों उनकी को काबिलियत हरियाणा पर है। में वैचारिक मिनिस्टर सोच न हो, ऐसा कि कहीं दुनिया कुत्ते देने की से की क्षमता जाती न है। हो, उसको आपने अगर दलितों का राजनेता मान लिया अत्याचार तो गुजरात सारी में होता है। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी। ये दलितों वैकल्पिक को गाड़ी व्यवस्था है। में नीचे फिसल के मार दिया जाता है। नहीं, नहीं, और नहीं, मोदी ऐसे जी नहीं। विदेश घूमते हैं आप और तरफदार मोदी हैं। जी कुछ सुन लीजिए, कहते अजय वर्मा जी। हैं। ये मैं दलित प्रेम एक-एक है। करके दूसरे ये की बात दलित को प्रेम समझना है। चाहिए। और कांग्रेस के पास तो खाद मंदिर में टूटी नहीं हुई है, घुसने खाद दिया लेके जाता घूम रही है है। पूरे ये उत्तर दलित प्रदेश प्रेम है। में। उसके पास ये पूछिए भारतीय उत्तर जनता प्रदेश पार्टी के बाहर एक-एक किसी करके, कोई एक-एक योजना है और उसके पास, नियत कोई दोनों विकल्प की खराब बात है। करती है। एक-एक करके। बसपा पिछले लोकसभा में दोनों खराब पूरे दलित विरोधी होने का उसको ठप्पा लग चुका है। दलितों ने उसका साथ छोड़ दिया। कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन हाँ ढोल पीट रहे हैं, नगाड़े पीट रहे हैं सरकार और जनता कांग्रेस को गुमराह करने की 2017 के कोशिश कर चुनाव रहे हैं। में झमाझम कांग्रेस सरकार बोलने बनेगी। के लायक नहीं है। आपका खटिया टूट गया, खटिया लोग लेके आप भाग देखिए गए। तो हम अपना सही, खटिया संभाल नहीं उत्तर पा रहे हैं। प्रदेश में आपके पास एक जनाब नेता नहीं है जो अपने कि ये नेता जो को आगे बढ़ाए, मोदी बताए कि जी क्या का करें। झूठ लेकिन आपने क्या कर रखा है मेरे फील्डों में मित्र? चल रहा आपने है, क्या कर रखा है? कौन सा वो सगुफा झूठ फैला खुल रखा गया है? प्रदेश की है। राजनीति की बात करिए। पॉलिटिकल बेहतर लोग बात विश्लेषण नहीं करेंगे, कर मुद्दों चुके पे हैं, बात यूपी की नहीं राजनीति की करेंगे। बात आज करिए। भी हैं और भारतीय आज जनता मैं पार्टी पूछता हूँ किस ना, मुकाम कांग्रेस के पर साथी थी बताएं, और आज कहाँ उत्तर पहुंच प्रदेश चुकी को है। एक बात बेहतर तो माननी बनाने के पड़ेगी लिए संदीप आप जी, जिस एक अखिलेश सेकंड। जी की बुराई अजय कर रहे वर्मा हैं, जी, उस अखिलेश मैं को बात कर रही बेहतर हूँ, यूपी मैं देने बात के कर लिए रही हूँ आपके यूपी की पास कौन राजनीति ऐसी दो की। योजनाएं? मैं यूपी की राजनीति की बात कर रही हूँ। तमाम नेताओं को हुआ क्या है कि सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर आ जाते हमने हैं। तो सीधे सीधे हम शुरू में बात ही कहा करें था कि राज्य की, कांग्रेस आम विकास की आदमी बात पार्टी करती है, को, सड़कों की कांग्रेस बात को सब करती है, पर गंगा नरेंद्र मोदी मसुआ नजर की आ बात रहे हैं करती है, क्या? लाइट न जाने की बात जिस करती है, मुद्दे महिला की बात की जा रही है उस सुरक्षा। मुद्दे पे दलित बात विरोधी करें ना। मानसिकता लेके आए। कांग्रेस आम आदमी आज व्यापारियों को गरीब खत्म है, नहीं अगर आज करती। गरीब मर रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। क्या किया आपने? एक सेकंड, ठीक है। दिल्ली में लोग आपसे क्यों बहुत एमसीडी में देर से। सरकार है, बाइकों डेंगू घूमते हैं चिकनगुनिया से 20 लोग मर गए, आप पर आप चिकनगुनिया डब्बियां की फोड़ बात रहे बात हैं। नहीं करी, ये सब आपके बीमारी ऊपर भी ठीकरा आपकी बोल देन रहे है। हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे बीमारियां चल रही हैं। सब कांग्रेस उंगली की उठा दी देन है। इधर को, कांग्रेस के कि लोगों ने इस कांग्रेस देश इधर को एक बीमारियां सेकंड, दी है। इधर एक हाँ, सेकंड, ये अजय बीमारियां वर्मा जी, फैल रही हैं। ऐसे डिबेट नहीं होगी। हम एक एक करके मुद्दों पे बात करें। मैं आ रही हूँ सुरेश चंद्र जी आपसे, आपके पास सवाल लेने के लिए, लेकिन एक एक करके बात रखें। सवाल का जवाब भी लोगों तक पहुंच पाए कम से कम। यूपी की राजनीति की हम बात कर रहे हैं संदीप। यहाँ पर बहुत ही बड़ा सवाल ये भी है जो हम लगातार देख रहे हैं, अभी तमाम चीजें एक के बाद एक डेवलप हो रही हैं। इलेक्शन में क्या नजर आएगा, क्या रिजल्ट रहेगा, ये जनता अच्छे से जानती है। लेकिन जो तमाम डेवलपमेंट्स फिलहाल जो नजर आ रहे हैं और जिस तरह की राजनीति बदली है, आरोप लगाइए निकल जाइए। बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें, जिसके बारे में कहा जाता है कि इकलौती पार्टी जो बहुत आगे तक ले जा सकती है यूपी को, जिसने शुरुआत की थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जब बात नहीं बनी, एक सेकेंड नहीं, सुरेश चंद्रा जी, ऐसे नहीं, बदनाम करने का बात नहीं। सच्चाई है, बदनामी नहीं है, सच्चाई है। आप इसको बदनामी नहीं कर सकते। सच्चाई नहीं है, आप बताइए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, एक सेकेंड सर, सुरेश जी मुझे बात पूरी करने दें। मैं सुनूंगी, पहले मेरा सवाल पूरा होने दें, मैं सुनूंगी आपको। यहाँ अजय वर्मा हैं, संदीप द्विवेदी हैं, संदीप दुबे हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये नारा नहीं था, तो आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको ये साबित कर सकती हूँ कि ये था। चारों साथी, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ,
मेरा आप सवाल पूरा चारों नहीं हुआ। साथी ये बता दें। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है
इस तरह से राजनीति करने वाली पार्टियां, ये दुर्भाग्य है हमारे तमाम नेताओं का और ये दुर्भाग्य हम लोगों का भी है कि इस तरह के लोगों को चुनकर भेजते हैं और रिजल्ट क्या होता है? नेशनल रूरल हेल्थ जो घोटाला हुआ आपका, जिसमें 5,000 करोड़ से ज्यादा का करप्शन हुआ, आप ही का शासनकाल था वो, जहां पे किन की बात कर रहे हैं आप? मायावती नहीं थी क्या बात कर रहे हैं? 5 सीएम मारे गए हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? सर एनआरएच घोटाले की बात कर रहे हैं, इसके पहले जब आप सुरेश चंद्रा जी, मेरी बात सुरेश सुनिए। चंद्रा जी, क्या हुआ आपकी यादाश्त? पहले तो आप ये सुने, आपकी यादाश्त को क्या हुआ? पहले तो आप ये आपकी सुने यादाश्त को कि क्या हुआ? आप भूल गए? नहीं ऐसा नहीं है। मैं मायावती मेरी के यादाश्त बहुत तेज है। मायावती के शासनकाल में घोटाला हुआ मेरी है। यादाश्त बहुत तेज है। माननीय बहन जी को बताइएगा कि वो कहाँ दोषी हैं। दूसरे जहाँ तक नारे की बात कही, एक सेकंड, आप मुझे चारों साथी, अच्छा ठीक है, नारे की बात एक करने बात पहले। बता दीजिएगा, चारों साथी मिलकर के एक बात बता दीजिएगा, किस मंच से किस डेट में माननीय कांशीराम साहब और माननीय बहन जी और कोई बसपा का नेता ये नारे लगाते हुए आपने सुना? हम दोषी हो जाएंगे। अब सुन लें, और यदि ऐसा नहीं है तो बिल्कुल सरासर झूठे आरोप से कोई फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश में एक दौर था जो हर घर की दीवार पे नारा लिखा गया था नीले कलर से। दूसरी चीज इसी नारे की वजह से जब आपकी सत्ता गई तो आपने दूसरा नारा दिया, तिलक हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आपकी पार्टी ने सर सच्चाई स्वीकार कीजिए। दूसरी चीज यूपी की हालत की मैं आपको बताऊं। आप ध्यान से सुने संदीप जी, आप ध्यान से सुने। जब मेरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमारी जो टेक्नोलॉजी है सोशल इंजीनियरिंग की, उसके तहत जब मेरे ब्राह्मण वंश के लोगों ने, सुधारवादी लोगों ने जब ये प्रोग्राम किया, तब उसमें उनकी तरफ से ये नारा दिया गया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा। हमें उनका नारा आगे कौन क्या बोल रहा है वो हमें बताइएगा। और फिर उनके नारे से सोशल इंजीनियरिंग के तहत सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने मतलब गलत क्या कह दिया? सोशल इंजीनियरिंग मतलब आपका वोट बैंक कहाँ कहाँ से आ सकता है, किसके बिना हमारा रह गया था। सुरेश चंद्रा जी, बाकी के लोग भी बात करेंगे, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि 5,000 करोड़ का घोटाला आपके शासनकाल में हुआ। 5,000 करोड़। मैं बात करूं, आप मेरे सवाल सोशल भी तो इंजीनियरिंग सुने। की पहले परिभाषा जान लीजिए। नहीं, परिभाषा नहीं जाननी मुझे। एक सेकंड सर, मैं सुरेश आपको चंद्रा जी, एक और राजनेताओं की सिर्फ एक ही परिभाषा है, किसी भी कीमत पर वोट मेरे बैंक में आना चाहिए। इसके अलावा चाहे उनको उसके लिए सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़े, चाहे वो पहले वाला नारा देना पड़े या बाद में जो आप लोगों ने नारा दिया वो देना पड़े, या फिर ज्यादा ब्राह्मण्स को टिकट देनी पड़े, या फिर आपको देखना पड़े कि कहां किसको टिकट देने से मुझे फायदा होगा, किसको निकालने से किसको लेने से मुझे फायदा होगा, कौन पैराशूट लैंडिंग करा के किसको टिकट में दे दूं जिससे कि मैं जीत जाऊं। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे राजनेता कम से कम देखे मैं एक ज्यादा बुद्धू ना बनाए, आप तो समझ में आता है। शशि जी, एक चीज मैं थोड़ा सा आप मेरा याद एक दिला दूं। सवाल सुन लें, संदीप कुछ कह रहे हैं। पार्टी एक राजनीतिक ही दल नहीं है सर। मुझे पता है बहुत- सर। सुरेश मैं चंद्रा आपको जी, एक छोटा सा- सुरेश चंद्रा जी, आप बहुत सीनियर है, मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि राजनीतिक दल नहीं है। सर क्या 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ का घोटाला, जब एक 20 रुपए के लिए एक बच्चे की मौत होती है ना, तो याद आता है कि मायावती ने 5,000 करोड़ का घोटाला इन्हीं चिकित्सालयों के नाम पर किया था, उन्हीं एम्बुलेंसेस के नाम पे किया था। और बाबूलाल कुशवाहा भूल गए आप कह रहे हैं कि उस समय नहीं। आप मुझे बताएं ना क्या हुआ। आपकी नाक के नीचे आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसमें क्या हुआ आप बताएं ना मुझे, आप मुझे बताएं। क्या उस दोषी उससे उस माँ को क्या फायदा हुआ? मारे गए, सुरेश चंद्रा जी सुसाइड कर ली। सुरेश चंद्रा जी, माननीय बहन जी ने न्याय नहीं किया। न्याय नहीं हुआ। सुरेश चंद्रा जी, जिस माँ का और बेटा, उसको बाबू सिंह कुशवाहा जी को बीजेपी वाले, मैं तो तमाम पार्टियों की बात कर रही हूँ। साथ वो छोटे से लेकर बड़े तक उनके राइट आर्म बन के काम करते रहे, अरबों रुपए कमा के देते रहे, तो कुछ नहीं है। और आज बीजेपी ने उन्हें गले लगा लिया तो समझ में आ रहा है। मैं तो बाकी की सबकी पार्टियों की बात कर रही हूँ। जी, यूपी में दलित हितैषी पार्टियों की हालत यह है कि जब बीएसपी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं दलितों को इतना उकसाती है कि समाज के अन्य लोगों का पीड़ित करती है, कहीं हरजन एक्ट लगाती है, कहीं खुलेआम मारती है। और उसी का रिजल्ट देखने को मिला कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न किया। क्यों?
क्योंकि इन्होंने जो आपस में बैर लोगों के क्रिएट किया, उसी की देन होती है कि समाजवादी पार्टी सरकार आती है, इनके लोगों को पीड़ित करती है, हाँ, और ये लोग आते हैं उनके लोगों को पीड़ित करते हैं। दूसरी चीज, सर मैं पूरी बात कर लूं, आप फिर बोलिए। आज का नहीं है सर, मैं पूरी बात कर लूं, आप इसके बाद बोलिएगा। एट्रोसिटी एक्ट आज का नहीं है, बसपा की सरकार आने से पहले का है। उस पर भी मैं बता दूं, आप लोग जो देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो, मुस्लिम लीग हो, कम्युनिस्ट हो, और कोई हो, उन्होंने उसको लागू नहीं किया था। अगर हमने लागू किया दलितों के हित में, तो कौन सा नुकसान कर दिया? देश में एक्ट लागू है, माफ करिएगा, इसमें थोड़ा सा, इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड कर दूं, ये पूरे देश में आज उसको फिर समाप्त करने आप इसको क्रेडिट मत लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ये आपने लागू कर दिया। मंत्री आज दलित ये कांग्रेस के लोगों ने ये काम किया पूरे देश भर में। और जो जिनका इस देश को कैसे बांटा जाता है जातियों के आधार पे और वर्णों के आधार पे, दलितों के आधार पे, काम तो बीजेपी करती है, हिंदू मुस्लिम की दरार और खाई पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट नहीं करते, कहां जा रहे हैं? अजय वर्मा जी की बात मत करिए, अजय वर्मा जी जोड़ने की बात करिए, डीबी पे बैठकर हम बात कर रहे हैं, कैसे जोड़ा जाए? अजय वर्मा जी, हम बात कर रहे हैं हमारा ही फॉर्मूला है सोशल इंजीनियरिंग का। फेल हो गई सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई सर, आपकी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था। आज हमारे साथ है नहीं क्या? एक सेकंड, आज हमारे साथ एक-एक करके, वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक सर, आपके सारा समाज हमारे साथ होता तो और ये उसी में 2017 में सरकार बनेगा हमारा। आपके साथ होता तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं, मायावती होती। आपके साथ नहीं है। इलेक्शन में क्या होगा ये रिजल्ट बताएगा, ये समय बताएगा। लेकिन आप एक चीज तो मानेंगे, 20 रुपए के लिए किसी माँ का बेटा मर जाए, एक 12 साल का बच्चा अपने पिता के कंधों पर दम तोड़ दे क्योंकि एम्बुलेंस उसको नहीं मिल पाई। ये इस घोटाले में जब आपकी नाक के नीचे घोटाला हो जाए, उसके बाद भी अगर आप दावा करें कि हम सबसे अच्छी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश की, तो हास्यास्पद लगता है। नहीं, अगर मान लीजिए न्याय के उसमें दायरे में हम लोग, अगर कोई दोषी है, संदीप कुछ कह रहे हैं, उनको हमने सारा कुछ सजा दे दिया, वो कैसे गया? कहाँ रहे? 8,000 करोड़ से 5,000 करोड़ तक पहुंचा था, ये हुआ मुख्यमंत्री सारी चीजों को बारीकी से देखेगा? कहाँ पैसा जा रहा था आपको नहीं? सर, अगर मुख्यमंत्री बारीकी से नहीं देखा तो कुर्सी पे क्यों बैठा है? अधिकारियों पे नकेल तो कर सकते हैं ना कि वो पैसा वहां जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा, आपको मैंने सिर्फ पूछा कि पैसा कहाँ जा रहा रिश्तेदार अमीर हो गए, आपके नेताजी के सारे रिश्तेदार अमीर हो गए। कौन सा रिश्तेदार? माननीय बहन जी ने तो परिवार नहीं बसाया। बहन जी कोई देख लो, बहन जी कौन सा गरीब है आज? साहब ने तो परिवार नहीं बनाया। उनके भाई के बारे में भाई को देख लीजिए, बहन जी को देख लीजिए, बहन जी कोई देख ले आप, बहन जी कोई देख ले, क्या अमीर नहीं है वो? आज अरबों रुपए की मालिक है बहन जी आपकी। क्या इतने दिन में नहीं होना चाहिए? सर, कौन सा बिजनेस का सोर्स उनके पास होता है? कौन सा बिजनेस आप करते हो? दलित एक एक करके क्या कितना? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, जिस गरीब का वोट लेते हो उन गरीबों को अमीर होने का इस देश में अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे लोग अच्छा, हैं ठीक जो है। आगे बढ़ने का अधिकार मेरे पास समय की कमी है। दो चार नाम बता दीजिए। मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। संदीप जी, सुरेश जी, मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिए। आवास योजना नहीं बनाई? एक सेकंड, सुरेश जी, गरीबों का हित नहीं हुआ? सुरेश जी, क्या रोजगार के अवसर नहीं मिले? आपने जो काम किया वो हम सबके हर सामने गांव में जनता के भी सामने है। लोग लगाए गए स्वीपर के रूम में। एक सेकंड, और उनमें ऐसे सुरेश जी, क्या किसी दलित मतलब होता है? शशि जी, सुरेश जी, अकॉर्डिंग अब सुनिए भी जरा। शशि जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? मुलायम सिंह और समाजवादी की सरकार अजय वर्मा जी, मेरे पास समय की कमी है। एक गांव कितने मैं लास्ट पॉपुलेशन से बटा होता है? अगर आपने दो लोगों को उसमें कुछ दे दिया तो दिया क्या? स्वीपिंग का काम पे तो 2 लोग बहुत है ना, जो अब तक थे ही नहीं। अजय सुरेश जी, दलित मतलब प्रैक्टिकल भी तो है। प्रैक्टिकल डाइवर्ट मत करिए, सरकार पे बात करिए। दलित मतलब होता है दला हुआ। तो अभी कम से कम दलित नेता खुद को नहीं कहना चाहिए, उन तमाम नेताओं को जो कि अच्छे खासे पैसे के मालिक हैं। मैं फिर उनके रामविलास पासवान जी के बेटे की तरफ चला जाऊं। तो मैंने कहा जिस आदमी ने पूरा लाभ उठा करके तो मैंने कहा आज कहता है कि मैं दलित का ठप्पा नहीं लगाना चाहता। सही बात। तो फिर वो बोले वो किन के हैं? नहीं, रामविलास पासवान जी से नहीं है क्या? क्रीमी लेयर कॉन्स्टिट्यूशन की आप लगातार बात करें, इसका मतलब क्या है? कैसे होता है? आपके हिसाब से सब चीजें हो जाएं? क्रीमी लेयर की आप बात नहीं करेंगे, अरबों रुपए की संपत्ति होने के बाद भी आप कहेंगे कि हम दलित नेता हैं, ये तो गलत बात है। के लोग अगर एक ही परिभाषित करते रहेंगे दलित 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 3 बार सुपरवाइव हो गया, सर्वाइव क्या है? दलित नहीं रहा। जब राजनीति करनी होती है तो ये रामायण की चौपाई को अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। अगर आपको एक रामायण की चौपाई में याद दिला दूं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी है, कितना हल्ला किया था इन्होंने अपने तरीके से उस चौपाई को डिफाइन करके ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहरा दिया। उसीलिए ये लाइन निकल के आई थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता
भ्रष्टाचार, और जब आपको वोट चाहिए तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश दिखने लगते हैं। सर यही आपकी सोशल इंजीनियरिंग है। बात सुनिएगा, की ही आज ट्रैक पे चल रही है समाजवादी ध्यान पार्टी। से सुनिएगा, आप दोनों ध्यान से सुनिएगा, आप सभी मेहमानों को बहुत ये बहुत शुक्रिया। नारा सुरेश तो जी। हमारा है नहीं। सुरेश चंद्रा जी, अब और जहां तक तुलसीदास जी की बात कही, सुरेश चंद्रा जी, मैं मेरे पास तो समय की कमी, तुलसीदास माफ जी की करिएगा। विद्वानता पर भी उंगली उठाता हूँ। आप तो उठाएंगे, अरे वर्मा जी सुनिएगा, अभी आपको शायद जानकारी के अलावा इस दुनिया में वही कोई विद्वान तुलसीदास है जी नहीं। एक जगह तो ये कहते इसके हैं, अलावा कोई विद्वान नहीं है। तुलसीदास जी बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का। नहीं, मैंने सुरेश जी, कहते हैं मैंने इसलिए डिबेट नहीं रखी है कि आप तुलसीदास पे उंगली उठाए, मैंने उसके लिए डिबेट नहीं रखी है। मैंने डिबेट रखी है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सुरेश जी, शो खत्म हो चुका है, शो खत्म हो चुका है। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि हमें अपने वोट का अधिकार सही से इस्तेमाल करना चाहिए। कौन पार्टी किस तरीके से क्या इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे हो या फिर जातिवाद के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, हमें वोट उसी को करना चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हमारे विकास के लिए काम करे, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करे। मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां हमारा नारा लागू हो जाए।